اور खबर तफसील से श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक बार फिर जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। मेयर और दीगर कॉरपोरेटर्स बल्दी हुक्काम के साथ भिड़ गए हैं। पूरी ड्रामाबाजियों के बीच आम शहरी मुश्किलें झेल रहे हैं। मसला यह है कि सियासतदानों की नई पोद को वबाई सूरत हाल की भी कोई परवाह नहीं है। देखिए हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में हालिया दिनों हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा होता रहा। मेयर जुनैद अजीम मट्टू, डिप्टी मेयर परवेज कादरी और इनके दीगर कॉरपोरेटर्स गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल में शामिल रहे। बलदी इदारे के सीनियर अफसरान और एक जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग को ओहदे से हटाने की मांग को लेकर ये हंगामा और हड़ताल की गई। अपने नूरे नजर लोगों को बिल्डिंग परमिशन देने और करप्शन में मुलविस रहने का एसएमसी अफसरान पर इल्जाम आयद किया जा रहा है। हालांकि मेयर और कॉरपोरेटर्स ने अपने इल्जामात की तायद में कोई सबूत फराहम नहीं किया है। इस धरने के दौरान मेयर और कॉरपोरेटर्स सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लुजूम की धज्जियां उड़ाते नजर आए। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस सिलसिले में मेयर से कुछ तल्ख सवाल किए तो उन्होंने यूं अपने तासुरात जाहिर किए। आपके सवाल एक प्रीसेट माइंडसेट है। आप ये मुझे नहीं पूछ रहे हैं कि लोगों ने आपको चुना है, आप यहाँ बैठे क्यों हैं। आप मुझे पूछ रहे हैं कोविड में हंगर स्ट्राइक। The people sir have elected us. We are answerable to the people, not to you. They have elected us. हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं। यहाँ 9 महीने लगते हैं बिल्डिंग परमिशन को मिलने में, 40 दिन में देनी होती है। हम उनके लिए कर रहे हैं सर। एंड हम कोविड में मजबूर हुए हैं करने के लिए। कोविड में जितना काम हमने किया आपने नहीं किया है। हमने अपने घर बार छोड़े हैं कोविड में 3-3, 4-4 महीने। मैंने 3-3.5 महीने अपनी फैमिली को नहीं देखा है फर्स्ट वेव में। उस वक्त अफसर हजरात घर जाते थे। सो वी अंडरस्टैंड कोविड प्रोटोकॉल है, हम वी आर ट्राइंग टू अडहेयर टू इट। ये पहला मौका नहीं है जब एसएमसी के दफ्तर में इस तरह के झगड़े की बात हो रही है। माजी में भी एसएमसी ओहदेदारों और कॉरपोरेटर्स के दरमियान रसाकशी होती रही है। मेयर और डिप्टी मेयर ने जब एक दूसरे पर कीचड़ उछाला था तो तभी वो वाकयात सुर्खियों में थे। श्रीनगर के आम शहरी अब इस तरह के ड्रामों से तंग आ चुके हैं। लोगों का एहसास है कि जिस दफ्तर से कोविड वायरस पर नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस जारी होती है अब वो काबिल भरोसा नहीं रहा है। कुछ लोगों ने वबाई दौर में ऐसी सियासी भूख हड़ताल करने की इजाजत देने पर भी सवाल उठाए हैं। आप देखिए जो आपने श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात की, और आम लोगों को भी ये पता है कि पिछले जब से वहाँ पे ये काउंसिल बना है तब से कितनी अभी इख्तलाफात लोगों के सामने आए हैं। कभी कॉरपोरेटर्स आपस में अपने आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी डिप्टी मेयर आपस में इल्ज़ामात लगाते हैं, कभी इलेक्शन पर इख्तलाफात और ड्रामेबाजी की बात चलती है। और जो कल से आपने देखा कि श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक प्रोटेस्ट भी हो रहा है जो जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग के लिए वहाँ पे हो रहा है, जो इल्ज़ामात उन पर लगे हैं। देखिए इल्ज़ामात लगाना वो उनका काम है, वो उन्होंने क्या देखकर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन आप हर बार एक आम इंसान को क्यों सफ़र करा रहे हैं। अपनी फैमिली में जाएंगे तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले ये होना चाहिए कि उनके कोविड टेस्ट हो जाने चाहिए, सो दैट कि ये इंश्योर हो जाए कि जो लोग वहाँ पे बैठे हैं धरने पे, जो गैदरिंग वहाँ पे है, खुदा न ख्वास्ता ऐसा ना हो कि वो कोविड पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ये तो पता नहीं चलता किसी को कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। कोविड के इस दौर में ऐसी सरगर्मियों की इजाजत न रहने के बावजूद कॉरपोरेटर्स के इस एहतजाजी मुजाहरे और ड्रामों पर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले तो शहरी यही सवाल पूछते हैं कि बलदी इदारे का ये दाखिली झगड़ा कब खत्म होगा। क्या आम लोग अब इदारे की जानिब से जारी होने वाले अहकामात पर एतमाद कर सकेंगे। और सबसे आखिरी लेकिन अहम सवाल ये है कि आया कोविड गाइडलाइंस सिर्फ गरीबों के लिए है और क्या अवामी नुमाइंदों पर उनका इतलाक नहीं होता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। इसी बीच एसएमसी में मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने एक खुसूसी इजलास बुलाया था। इस मौके पर तमाम 55 कारपोरेटर्स शरीक रहे। इस दौरान ज्वाइंट कमिश्नर प्लानिंग गुलाम हसन मीर को ओहदे से हटाने के लिए एक करारदाद मंजूर की गई। बल्दी इदारे के अवामी नुमाइंदगान गुलाम हसन मीर को फौरी तौर पर पोस्ट से हटाने के हक में है। लाल बाजार के कारपोरेटर शफी भट्ट ने यह करारदाद पेश की थी।
सेक्शन 46 सब सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट में लिखा है कि ज्वाइंट कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट और डेलीगेशन ऑफ पावर्स शुड बी अप्रूव्ड बाय द इलेक्टेड कॉर्पोरेशन। उस मद्देनजर में जो ज्वाइंट कमिश्नर प्लानिंग है उनका रिपीटेड मिसबिहेवियर जो है लोगों के साथ, इलेक्टेड कॉर्पोरेशन के साथ, 8-9 महीने से जो बिजनेस बिल्डिंग एप्लीकेशन की फाइल्स पेंडिंग है, सिलेक्टिव ट्रीटमेंट्स जो मीट आउट किए जा रहे हैं, उस बुनियाद पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जनरल काउंसिल आज स्पेशल सेशन में इजलास हुआ और उसमें डिस्कशन के बाद आज वोटिंग हुई इस रेजोल्यूशन पे। 100% वोट्स वर रिकॉर्डेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन 3/4 मेजॉरिटी से पास हो गया। बारामूला शेरी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मुंसलिक आशा वर्कर खालिदा कोविड वायरस की नज़र हो गई हैं। उन्होंने अपनी अनथक काविशों से सैकड़ों लोगों को टीका दिया था। 3 दिन कबल गुलाम नबी डार की शरीक हयात खालिदा को जुकाम और तेज़ बुखार हो गया था। अफराद खाना उन्हें अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें इंडोर स्टेडियम के कोविड अस्पताल ले जाया गया था। यहीं पर आशा वर्कर खालिदा ने आखिरी सांस ली। महलूका के शौहर ने बताया कि उनकी बेटी की शादी की तारीख तय की गई थी। मेहमानों के घर से लौटते ही खालिदा बीमार पड़ गईं। महलूका के अफराद खाना ने मुआवजा देने की हुकूमत से मांग की है। कुंबे के कमाने वाले फर्द के चले जाने से ये गरीब खानदान परेशान हो गया है। थी और बहुत जितना भी इससे हो सका इसने इस बेचारी ने बहुत कुर्बानियाँ दी है कोविड पेशेंटों के पीछे। वैक्सीन करवाई है, तकरीबन हजार की तादाद में इसने वैक्सीन करवाई है गाँव में। और यहाँ के जो औरतें, बूढ़ी औरतें, बूढ़े जो मर्द थे, इनको ले लिया हॉस्पिटल, कभी कभी अपना किराया खर्च किया, उनको वैक्सीन करवाया। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि खुदारा इनके बच्चों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे दे, इसको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल नेक्स्ट डोर हमसाया है जी। पिछले 12 वर्षों से ये हेल्थ में काम कर रही है, क्योंकि ये एक फ्रंट लाइन वर्कर है। उसकी अचानक से डेथ हो गई, क्योंकि ये खुद भी पॉजिटिव थी। इसने लोगों की खिदमत की है पिछले 10-12 सालों से। 2 दिन पहले ये वैक्सीनाइजेशन सेंटर पर थी, काम कर रही थी। अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये जो एक गरीब औरत थी, इसके 2 बच्चे रहे हैं पीछे, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनको कुछ मदद करे ताकि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करे। श्रीनगर रीजनल कंपोजिट सेंटर CRC में आज जिस्मानी तौर नाक़िस अफराद के लिए खुसूसी कोविड टीकाकारी की मुहिम चलाई गई। इस मौके पर कई लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। CRC श्रीनगर में ये मुहिम अभी जारी रहेगी। इस मौके पर तिब्बी माहिरीन ने अपील की कि इन खास लोगों को टीकाकारी के लिए आगे आना चाहिए जिन्हें टीके लगाने की ज्यादा जरूरत है। टीके लगाने वालों ने भी इस मुहिम की सराहना की। सेंटर में आप उन लोगों के लिए फैसिलिटीज़ हैं जो दिव्यांगजन हैं, जिनको डिसेबल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। हमारी यही गुजारिश है, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा था इस वैक्सीनेशन के बारे में। हम उन लोगों को भी बताना चाहते हैं जो इस बारे में ये सोचते हैं कि वैक्सीनेशन करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे डिसेबल ऑलरेडी कुछ वीकनेसेस होती हैं, उनकी कुछ परेशानियां ऑलरेडी होती हैं, उनके लिए ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट है। और मेरी आपके वसादत से मेरी यही इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जानी चाहिए जो हमारे डिसेबल लोग हैं, जो हमारे दिव्यांगजन, हमारे जो जितने भी बेनिफिशरीज हैं, वो आ जाए और हमारे यहाँ CRC श्रीनगर बेमना में फैसिलिटेशन सेंटर बना हुआ है, वो वैक्सीनेशन कराए। के लिए CRC के जो प्रोग्राम कर दिया है कि मतलब इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार है वो CRC का। और साथ ही कि मतलब मैं तमाम जिस्मानी तो नाकिस लोगों को अपील करता हूँ कि वो ये वैक्सीन ले ले, ताकि क्योंकि उनकी जिस्मानी जो कोत है वो पहले ही कमज़ोर है। अगर इसकी वजह से मतलब उनको कोरोना का कोई भी मसला और मसला हो सकता है कि तो मतलब उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं उनको दोबारा गुजारिश करता हूँ कि वो ये वैक्सीन ज़रूर ले लें। दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल महकमे की मुहिम जारी है। आज इस खुसूसी मुहिम के दौरान HMT बेमना क्रॉसिंग पर छापों के दौरान मिलावट करने वाले अफराद के 3 क्विंटल दूध ज़ाया किया गया। इस मुहिम में मौके पर ही मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में जांच की गई। मुहिम के दौरान मजीद कानून कार्रवाई करने के लिए 66 नमूने लिए गए।
कश्मीर में ताजरों की मुख्तलिफ तंजीमों ने मरहलावार अंदाज में कारोबार खोल देने की मांग की है। इन ताजरों ने धमकी दी है कि अगर लॉकडाउन का ऐलान जल्द नहीं किया गया तो वो खुद ही अपने इदारे खोल देंगे। ताजरों की तंजीम के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी रोजी रोटी खो दी है। कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के बैनर तले मुख्तलिफ ताजर तंजीमों ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग की। इस दौरान बैंक इंटरेस्ट समेत मुख्तलिफ मसाइल और नुकात पर तबादला ख्याल किया गया। जो परसों हमारी मीटिंग हुई उसमें खुशाइंदा बातें हुई। उसमें लगा हमें कि 2-3 दिन में कहीं लॉकडाउन का कुछ ऐसा कुछ चार्ट आउट एक शेड्यूल आएगा जिसमें बिजनेस कम्युनिटी को भी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी और इंडस्ट्री को और जो रोज़मर्रा के काम करने वाले हैं, रेडी वाले हैं या बाकी लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ मौका दिया जाएगा काम करने के लिए। तो उस हवाले से मुझे लगता है कि 1-2 दिन में इसके मुस्बत जवाब मिलेंगे और खुशखबरी ज़रूर होगी इंशाल्लाह। कल जब हम देखेंगे पिछले 22 महीनों की जब हम तखमीना निकालते हैं, होटल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज़ और ये जनरल ट्रेड वगैरह जो सारे ही मिला के तकरीबन 5 लाख के करीब अनएम्प्लॉयमेंट हुई है जो प्राइवेट सेक्टर में हमारे साथ वाबस्ता थे। तकरीबन 11 लाख के करीब हमारे साथ लोग वाबस्ता हैं, उनमें से 5 लाख को तकरीबन अनएम्प्लॉयमेंट होना पड़ा। हम चाहते हैं कि हमें कोई इजाला मिले इसका। देखो सर, बार बार लोन हमें अगर कोई 1 लाख आज 10 लाख रुपए पे था, आज वो 40 लाख रुपए, क्योंकि उसको बार बार मॉनिटरिंग किया गया और हालात ये हो रहे हैं कि हमारा बिजनेस भी खत्म है, सारा कुछ खत्म है। अब हमारी यही उम्मीद है गवर्नमेंट से और यहाँ पे अपने जो हमारी इकोनॉमिक लाइन जैसे यासीन साहब है, हम इनसे भी अपील करें कि ये आगे हमारी बात जैसे हमारी PM साहब या हम लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुँचा दें कि दुकानदारों को कुछ ना कुछ, और जो हमारे ट्रांसपोर्टर बिल्कुल खत्म हो गए। आप देख रहे सोमो वाले हैं, ऑटो वाले हैं, उनके पास अब घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। मैं आज की बात आपको कर रहा हूँ कि जो मेरा दुकानदार है, कल हमारी एक मीटिंग थी, छोटी सी मीटिंग बांडीपुरा में, हमारे दुकानदार इस हद तक पहुंच गए, बोल रहे हैं कि अगर ऐसे हालत है कि नेक्स्ट हफ्ते में हम जबरदस्ती मार्केट खोलेंगे, चाहे फिर हमें बंद रखें या कुछ कहें। ताजर अनलॉक के लिए मुसलसल मुतालबा करते आ रहे हैं, तो उधर तिब्बी माहिरीन ने कहा कि कोविड केसों में कमी के लिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है। स्किम्स के डॉक्टर AJ अहंगर ने आज कहा कि सरकारी इंतजामिया की तरफ से वायरस पर काबू पाने के लिए उठाया गया हर कदम नतीजाखेज साबित हुआ है, क्योंकि कोविड केसेस अब काफी कम है। चेस्ट डिजीज अस्पताल के डॉक्टर नवेद नजीर शाह ने कहा कि लॉकडाउन मुस्तकिल फीचर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अगरचे अभी कोविड केसेस कम हैं, लेकिन फिर भी हम अपने हिफाजती बंदोबस्त में कमी नहीं कर सकते। ताजर बरादरी ने वबाई दौर में उनके काबिल सताइश रोल पर इन दोनों डॉक्टरों को तहनीत पेश की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से और मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से जो भी गाइडलाइंस या जो भी एहतियाती हिदायत जारी किए जाते हैं, जिनमें लॉकडाउन भी शामिल है, इससे ही तो काफ़ी हद तक हम इस चीज़ को कंटेन कर पाए हैं। लॉकडाउन किसी स्टेज पे बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना इसको कंटेन करना इंतहाई नामुमकिन है। लॉकडाउन की अपनी जस्टिफिकेशन है और लॉकडाउन की वजह से ही हम इसको बहुत हद तक कंटेन कर पाए। जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन एक टेम्पररी मेजर होता है। जो पहली वेव हमारी आई उसमें लॉकडाउन का मेन मोटिव था कि लोगों को जो SOPs हैं वो समझाना, ये वायरस के बारे में समझाना, क्या क्या एहतियाती तदबीर लेने हैं, और सेकंड हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना, और थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इन्फेक्शन की जो चेन है उसको ब्रेक करना। ये बेसिकली लॉकडाउन का मकसद होता है, और लॉकडाउन एक कोई परमानेंट फीचर नहीं हो सकता है। अल्टीमेटली आज नहीं, कल नहीं, 15 दिन बाद, 1 महीने के बाद लॉकडाउन को ईज आउट करना है। और हम अगर उसके बाद एक बार ये इस लॉकडाउन की वजह से जब ये चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है ये ब्रेक हो जाएगी, हम और खुद भी देख रहे हैं कि इस टाइम अगर पिछले 1 हफ्ते 10 दिन की आप बात करें तो हमारे केसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो ये लॉकडाउन का ही एक असर है जिसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन एक बार जब लॉकडाउन ईज आउट हो जाए, अगर हम SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो अंदेशा ये है कि हम फिर से उसी स्टेज पे आ सकते हैं जिस पे हम 10 दिन पहले थे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कोविड वबा के दौरान कई समाजी तंजीमें जरूरतमंदों की मदद कर रही हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसी हैं जो दूर दराज इलाकों में आबाद, जिस्मानी तौर से नाक़िज़ और ज़रूरतमंद अफराद के घर इमदाद पहुंचाती हैं। ऐसी ही तंजीमों में सरफहरिस्त है वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी। पेश है ये रिपोर्ट।
बेमना श्रीनगर में वाक़ वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी में इमदादी सामान बांधा जा रहा है। ये सामान श्रीनगर और कश्मीर के दूर दराज इलाकों में रवाना करने की ये तैयारियां हैं। वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी का दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि इन्हें जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक पहुंचना है, जहां पर जिस्मानी तौर से नाखीज अफराद आबाद हैं। इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर बशीर कहते हैं कि इस तरह के कामों के अलावा कोविड के इस मुश्किल दौर में ये लोग जिला इंतजामिया के साथ जुड़कर कई और भी काम कर रहे हैं। इस क्राइसिस में बाकी भी चीज़ें बहुत ज़रूरत है। इस टाइम जैसे आप देख रहे हैं, कई लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इस टाइम जो डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते हैं कि आप कंसंट्रेटर ले लीजिए, घर पे आप ये यूज़ कर लीजिए, तो उसमें भी हमारा एक अहम रोल है। इस टाइम हम कोशिश कर रहे हैं जो बाकी जिस्मानी नाखिज के साथ साथ जो बाकी लोग हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है, तो उन तक हम कोशिश कर रहे हैं। हम उनके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने रखे हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन बैंक क्रिएट किया हमने वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी में। 1970 में कायम किया गया ये इदारा पिछले 50 सालों से जिस्मानी और जहनी तौर से नाखीज अफराद की खिदमत में जुटा हुआ है। VMS के सदर और कश्मीर के मुमताज डॉक्टर मोहम्मद मकबूल कहते हैं कि कोविड वबा के दौरान अब इन्हें न सिर्फ जिस्मानी तौर से नाखीज अफराद तक पहुंचना है, बल्कि दीगर जरूरतमंदों की इमदाद भी वक्त की जरूरत है। कमजोरी या कोई गिर गया है, किसी को गोली लगी है, किसी को छत से गिर गया है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जो भी हो, हम उनका रिहेबिलिटेशन करते हैं, उनको बार बार ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो नॉर्मल बन सके। VMS स्पेशल बच्चों का एक स्कूल भी चला रहा है। यहाँ पर मसनूई आज़ा बनाए और लगाए जा रहे हैं। फिजियोथेरेपी के लिए जदीद साजो सामान और माहिरीन यहाँ दस्तयाब हैं। और अब इस इदारे ने एक नर्सिंग कॉलेज भी कायम किया है। डॉक्टर मकबूल कहते हैं कि इन स्पेशल अफराद की मुकम्मल बाज़ाबातकारी उनका मकसद है। सब VMS के इन कामों की सराहना कर रहे हैं। 3 बच्चे मेरे नॉर्मल नहीं हैं, स्पेशल एबल हैं, तो रोज़गार वगैरह का 2-3 साल से कुछ नहीं था। अब उसमें मैंने VMS टीम से रुजू किया, तो उन्होंने थोड़ा रिहेबिलिटेशन के लिए किया, बच्चों की मेडिसिन वगैरह या घर की ग्रोसरी वगैरह। अब जैसे ये नामुसाइद हालात चल रहे हैं, उसमें मैं तहे दिल से VMS टीम का मतलब शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी हिम्मत भी बंधाई, हिम्मत के साथ साथ हर तरह से मेरी सपोर्ट की। कोविड जैसी आलमी वबा के दौरान ऐसे इदारों की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है और इन्हें आवाम की तरफ से ताउन और इमदाद की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। SMHS अस्पताल में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर सलीम खान ने वैक्सीनेशन के मुज़र असरात के बारे में हालिया अफवाहों की सख्ती से तरदीद की। माहिर डॉक्टर का ये बयान एक फ्रांसीसी साइंसदान के जाली बयान से मुतल्लिक़ वायरल हो रही पोस्ट के बाद आया। डॉक्टर खान ने बताया कि ये टीका मुकम्मल तौर से महफूज है और उसके मुतादिद टेस्ट हो चुके हैं। दिनों से सोशल मीडिया में एक खबर गश्त कर रही है कि एक फ्रांसीसी साइंसदान ने ये बात बताई है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद अगले 2 सालों में लोगों की अमवात हो सकती है। तहकीक में जब ये पता चला कि ये इंटरव्यू एक फ्रांसीसी खबर एजेंसी को दिया गया और जहां कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि वैक्सीन जिन्होंने कोविड वैक्सीन लिया उनको मौत वाक़ा हो सकती है, सो ये एक पुरजोर तरीके पे बात की तरदीद की जा रही है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ वेरिएंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आगे ये खदशा हो सकता है कि इन वेरिएंट्स की वजह से इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आवाम तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब भी कोई वैक्सीन बनाया जाता है, जब उसकी तैयारी की जाती है, तो कई मरहलों से गुजर के ये वैक्सीन बनाया जाता है और इन चीज़ों का ये ख्याल रखा जाता है क्या ये वाकई वैक्सीन लोगों के कारआमद हो सकता है या इसमें जो मुज़र असरात हैं वो किस हद तक होते हैं। तो जब ये देखा जाता है कि ये वैक्सीन बहुत ही कारआमद हो और इसके असरात बहुत कम हो, तभी जाके ये वैक्सीन आवाम तक पहुंचाई जाती हैं। कोविड के मुतालिक जो वैक्सीन बनाए गए उनमें ये वाक़तन देखा गया है कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ओवेल नूराबाद कुलगाम में गुज़श्ता रोज़ एक दिलदोज़ वाक़े में 21 साला शुएब बशीर नामी नौजवान ने जहरीली शय खाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया।
خودکشی سے قبل نوجوان نے ایک ویڈیو میں الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد کی 2 سال سے بھی زائد وقفے سے تنخواہ بند پڑی ہے، جس کی وجہ سے انہیں خودکشی کرنی پڑ رہی ہے۔ ادھر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ مہلوک کے والد کی سرکاری سطح پر ذاتی جانچ پڑتال سے معلوم ہوا کہ وہ ملیٹنٹ سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا ہے، جس کی بنا پر تنخواہ پر روک ہے۔ ادھر ٹیچرز فورم کے ضلع صدر کلگام نے بتایا کہ وادی میں ایسے اساتذہ کی تعداد 100 سے زائد ہے جن کی تنخواہیں ملیٹنٹ سرگرمیوں اور دیگر ملک مخالف کاموں کے باعث بند پڑی ہوئی ہیں، جبکہ انہوں نے یہ معاملہ کئی بار سرکار اور محکمے کے ساتھ اٹھایا ہے۔ اور ہم اس لیے اپنے ڈپارٹمنٹ سے بالخصوص ہمارے جو وردی ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر ہے، ہمارے جو آنریبل اسٹیمڈ ہمارے لیفٹیننٹ گورنر جناب منوج سنہا صاحب ہے، ان سے ادباً مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے اور بالفور جو یہ باقی ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کے جو یہ کیونکہ یہ ڈیوٹی لگاتار دے رہے ہیں، یہ بالکل جو بھی ڈپارٹمنٹ کی اور سے جو بھی ڈائریکشنز آ رہے ہیں، جو دوسرے ہمارے اساتذہ برادری ہیں، جو کام ان سے لیا جا رہا ہے وہ ان اساتذہ کرام سے بھی وہی کام لیا جا رہا ہے، لیکن سیلری کے لیے ان کو خامخواہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں ہم لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے۔ فورسز نے دہشت گردوں کی طرف سے ہتھیاروں کی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ خصوصی اطلاع ملنے پر کپواڑہ پولیس نے کارروائی انجام دی۔ اس دوران آپریشن میں پولیس اور 2 جیٹ بھی شامل رہیں۔ کپواڑہ کے فارورڈ جبڑی ٹنگدار سیکٹر میں یہ آپریشن انجام دیا گیا۔ اس دوران 3 AK-47 رائفلیں، 6 میگزین، 4 پستول اور ان کے 9 میگزین برآمد ہوئے۔ اس علاقے میں فورسز کا تلاشی آپریشن جاری ہے۔ کشمیر کے پلوامہ میں ایک انکاؤنٹر میں شہید ہونے والے میجر وبھوتی شنکر دھونڈیال کی اہلیہ نتیکا کول نے آج ہندوستانی فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ چنئی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد آرمی کے نارتھن کمانڈر آئی کے جوشی نے نتیکا کول کے کاندھوں پر ستارے لگائے۔ نتیکا کول کو آرڈیننس کور میں شامل کیا گیا ہے۔ کول کی پہلی پوسٹنگ ساؤتھ ویسٹرن کمانڈ میں ہوئی ہے۔ 14 فروری سال 2019 میں ہوئے پلوامہ دہشت گردانہ حملے کے چند دن بعد پلوامہ میں ہی دہشت گردوں کے ساتھ انکاؤنٹر میں نتیکا کے شوہر میجر وبھوتی شنکر شہید ہو گئے تھے۔ اپنے شوہر کی شہادت کے بعد چند دنوں بعد نتیکا نے فوج میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نتیکا کول نے شارٹ سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا اور چنئی میں واقع آفیسر ٹریننگ اکیڈمی کی تربیت مکمل کر لی اور اب وہ ہندوستانی فوج میں شامل ہو گئی ہیں۔ ضلع رامبن کے دور دراز کے پہاڑی علاقوں میں طبی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے عام لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کی کمی کی وجہ سے کووڈ کی وبا میں مریضوں کو دور پہاڑوں سے قصبوں کے اسپتالوں کا رخ کرنا مجبوری بن جاتا ہے۔ سب ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بانہال سے 22 کلومیٹر دور بزلہ علاقے میں لاکھوں روپے کی لاگت سے سال 2008 میں اسپتال قائم کیا گیا، لیکن قریب 7,000 کی پہاڑی آبادی کے لیے قائم اس طبی مرکز میں ابھی تک کوئی ڈاکٹر تعینات نہیں کیا گیا ہے اور درجنوں بستیوں کے غریب لوگوں کو NHM کے ایک عارضی ملازم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ اس دور دراز علاقے میں جب نیوز 18 کی ٹیم پہنچی تو لوگوں کی بڑی تعداد اپنی روداد سنانے کے لیے جمع ہو گئی۔ ہمارے پنچایت مشتمل ہے، یہاں تو ہمارے ہسپتال میں چھوٹے درجے کا 2 ملازمین ہے، ایک تو NRHM کا ہے، ایک اور وہ دوسرا ملازم ہے چھوٹے۔ ڈاکٹر کوئی نہیں، یہاں کوئی میڈیکل اسٹور نہیں ہے، نہ کوئی مطلب یہاں MBBS ڈاکٹر ہیں ہمارے۔ بہت بڑی بلڈنگ ہے، 2 کروڑ کی بلڈنگ یہاں گورنمنٹ نے بنوائی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے آج تک یہاں کوئی میڈیکل اسٹور تک یہاں نہیں آیا ہے۔ 1000 پاپولیشن کے بیچ میں ہمیں ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہے اور اس وقت یہاں پہ 2 کے پیرامیڈیکل سٹاف ہے جس میں ایک MM اور ایک NO ہے، لیکن یہ بھی کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ کافی بڑی پنچایت ہے اور یہاں کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے اور جہاں تک آج کے جو حالات ہے اس کووڈ سچویشن میں بھی ان کو کبھی ایک جگہ پہ کبھی دوسری جگہ پہ ویکسین کے لیے جانا پڑتا ہے کیونکہ روز نئے نئے آرڈرز نکلتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے یہاں بالکل دروازہ بند ہونا پڑا۔ آج بھی پورے کشمیر میں سخت لاک ڈاؤن جاری ہے۔ سری نگر شہر میں بازار اور گلیاں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ تو لاک ڈاؤن کے پہلے دن سے ہی سڑکوں سے غائب ہے، تاہم سری نگر کے بہت سے علاقوں میں نجی گاڑیاں سڑکوں پر چلتی پھرتی نظر آئیں۔
पुलिस ने शहर के कई इलाकों में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि कई अफराद के खिलाफ केस दर्ज किए गए। इंसानी जानों को महलिक वायरस से बचाने के लिए कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन का निफाज जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ इस लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी को मुतासर किया है। लॉकडाउन की वजह से तिजारत और ट्रांसपोर्ट की सनत से वाबस्ता अफराद को माली बहरान का सामना करना पड़ रहा है और इनमें से बेशतर को अपनी ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल है। ट्रांसपोर्टर्स बड़े बैंक के कर्जों में दब चुके हैं। इनके पास बैंकों को सूद के तौर पर अदायगी करने के लिए कुछ नहीं है। लोगों का मानना है कि हुकूमत को नुकसानात की तलाफी के लिए कुछ करना चाहिए। साल हमें नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कभी हड़ताल, कभी लॉकडाउन, कभी कर्फ्यू रहा। इससे जो हमारी मईशत है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। यहाँ का जो कारोबारी तबका, उसके साथ जो मजदूर तबका, उसके साथ ट्रांसपोर्टर, सब यहाँ मुतासिर हुए हैं। सरकार को चाहिए कि एक बड़ा सा पैकेज, इकनॉमिक पैकेज हमें अनाउंस करे, ताकि हम जो अपनी इकॉनमी है उसको नए से हम उभार सकें, उसको रिवाइव कर सकें। आज तक बहुत सारे पैकेज का ऐलान किया गया, चाहे वो स्टेट लेवल से हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल से हो, लेकिन एक आम दुकानदार को इसका फ़ायदा नहीं पहुंचा। और खुसूसन जो दूसरी बात हमारी है, जो एक हब है हमारा, वो ट्रांसपोर्ट है कश्मीर का। ये ड्राइवर तबका जो बेचारा है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। ये जब दिन में गाड़ी चलाएंगे तो शाम को इनका अयाल कुछ खाएगा, इस शाम को ये घर के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हैं। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने 500 बेड्स पर मुश्तमिल डीआरडीओ अस्पताल को आज ऑपरेशनल कर दिया। इस अस्पताल में 125 आईसीयू सपोर्टेड बेड्स हैं और बाकी बेड्स पर ऑक्सीजन दस्तयाब रहेगी। कोविड के खिलाफ जंग में जेएंडके को इजाफी मदद फराहम करने के लिए डीआरडीओ ने ये प्रोजेक्ट रिकॉर्ड 20 दिन में मुकम्मल किया। जम्मू के आसपास के अजला के लिए 250 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल की मंजूरी की मांग की गई है। दही इलाकों में कोविड के फैलाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर हुकूमत ने डीआरडीओ से इस ज़िम्न में दरख्वास्त कर दी है। जम्मू और कश्मीर डिविजन्स में 55 से 60% कोविड केस दही इलाकों से रिपोर्ट हो रहे हैं। जम्मू में आज 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड अस्पताल का ड्राई और ट्रायल रन करके देखा गया। एलजी मनोज सिन्हा रुकन पार्लिमान जुगल किशोर के हमरा भगवती नगर में कायम किए गए इस अस्पताल को पहुंचे थे। उन्होंने अस्पताल का मुआयना करने के साथ साथ ड्राई रन के अमल का जायजा लिया। डीआरडीओ की तरफ से बनाया गया ये अस्पताल 1 जून से बाकायदा तौर पर काम करना शुरू कर देगा। जम्मू के लोगों ने कम मुद्दत में अस्पताल की तामीर का खैर मकदम किया है। लोगों को उम्मीद है कि कोविड के मसले से निपटने में यह अस्पताल माविन साबित होगा और कोविड मुतासरीन और मरीजों को यहां बड़े पैमाने पर तिब्बी सहूलियात मुहैया कराई जा सकेंगी। पेश एक रिपोर्ट। जम्मू में डीआरडीओ अस्पताल का तामीराती काम पूरा होने का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका है। इंतजामिया ने इस कोविड अस्पताल का ट्रायल और ड्राई रन करके देखा। जम्मू में कोविड की बदतरीन सूरत हाल पैदा होने के बाद डीआरडीओ ने इस अस्पताल को बनाने के कामों का आगाज किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, एमपी जुगल किशोर, सीनियर हेल्थ ऑफिशियल्स के हमराह यहां पहुंचे। उन्होंने अस्पताल के ड्राई रन के तमाम तर उमूर का जायजा लिया। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अटल डुल्लू ने बताया कि इस अस्पताल में 500 ऑक्सीजन बेड्स होंगे, जिनमें 125 बेड्स मुकम्मल आईसीयू सहूलियात से लैस रहेंगे। यहाँ इलाज के लिए कोविड मरीजों को 1 जून से दाखिला दिया जाएगा। अटल डुल्लो ने बताया कि कश्मीर में भी 500 बेड्स का ऐसा ही अस्पताल तामीर किया जा रहा है और वहाँ तमाम तामीराती सरगर्मियाँ तेजी से जारी हैं। इसका ट्रायल रन चल रहा है, ऑक्सीजन के पॉइंट्स को चेक किया जा रहा है। जो ड्राई रन और ट्रायल रन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हम पेशेंट्स को इसमें एडमिट करना शुरू करेंगे। हमारी उम्मीद है कि 1 जून से लेकर हम यहाँ पर पेशेंट्स एडमिट कर सकते हैं। हम शुक्रगुजार हैं डीआरडीओ के, उन्होंने इतनी तेज़ रफ्तारी से काम किया और न सिर्फ जम्मू में बल्कि श्रीनगर में भी एक 500 बेड का हॉस्पिटल इसी तरीके का उन्होंने वो कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि एक हफ्ते के बाद तैयार हो जाएगा। हुकूमत ने हाल ही में डीआरडीओ के इस अस्पताल के लिए जंगी खतूत पर पैरामेडिकल स्टाफ की तकर्रुरियां अंजाम दी थी। यहाँ भर्ती किया गया स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट की असास पर काम करेगा। डॉक्टरों और तिब्बी अमला का कहना है कि वो अब कोविड मरीजों के इलाज के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में ऑक्सीजन, आईसीयू बेड्स और तमाम जरूरी तिब्बी सहूलियात दस्तयाब हैं।
दूसरी तरफ आम लोग भी इस अस्पताल की शुरुआत हो जाने पर काफी खुश हैं और जम्मू में तमाम तरह का तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मुहैया कराने पर एलजी इंतजामिया की सताइश कर रहे हैं। डीआरडीओ ने तैयार किया है, ये 500 बेडेड है, इसमें 125 आईसीयू बेड्स हैं और हमने जो है ये प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के सुपरविजन में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ये चलेगा और इसमें स्टाफ जो है वो दोनों तरफ से, हेल्थ की तरफ से भी और जीएमसी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। मेरे हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी फ़ायदा है, तो हर ज़रूरतमंद को यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। सरकारी ओहदेदारों और मकामी लोगों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर डिवीजनों में इस तरह की सहूलियात मिलना वक्त की अहम जरूरत थी, क्योंकि इससे कोविड मरीजों के इलाज में बड़ी मदद मिलेगी और जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों पर पड़ने वाला बोझ और दबाव कम होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। कश्मीर की कदीम तरीन अदबी तंजीम हल्क़ा अदब सोनावारी ने प्रोफेसर मरगूब बानिहाली को याद किया। मशहूर कलमकार और स्कॉलर की याद में ऑनलाइन सेशन मुनक्किद किया गया था। प्रोफेसर मरगूब बानिहाली हल्क़ा अदब सोनावारी के खैर ख्वाह थे। प्रोफेसर मरगूब बानिहाली कश्मीर यूनिवर्सिटी के कश्मीरी डिपार्टमेंट के HOD रह चुके थे। अदबी मरकज़ कमराज के सरपरस्त डॉक्टर अजीज़ हाजनी ने अपनी कलीदी खुतबे में मरहूम प्रोफेसर बानिहाली के औसाफ पर रोशनी डाली। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में शोबे उर्दू के HOD प्रोफेसर जमा अजोरदा ने इस वर्चुअल अदबी सेशन की सदारत की। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर मेराजुद्दीन मीर इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने इस वर्चुअल जलसे के एहतमाम पर हल्क़ा अदब के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के श्रीनिवास राव मेहमान एजाजी की हैसियत से इस ऑनलाइन सेशन में शरीक रहे। मुख्तलिफ शख्सियात ने मरहूम शायर के साथ अपने तजुर्बात साझा किए। आज हल्क़ा अदब सोनावारी की जानिब से कश्मीरी ज़ुबान व अदब के मायानाज अदीब प्रोफेसर मरगूब बानिहाली, जिनका इंतकाल हाल ही में हुआ, को याद किया गया। और इस मजलिस में न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुक़्तदर अदीबों, कलमकारों और शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें साहित्य अकेडमी के सेक्रेटरी और मारूफ जर्नलिस्ट राजेश रैना और यहाँ भी जो कश्मीर से वाबस्ता, जो कश्मीर में रह रहे हैं, बड़े अदीब और जम्मू से बशीर बद्रभाई और भी बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम के साथ जुड़ गए, जो वेबिनार के थ्रू मुनक्किद हुआ। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने ये कोशिश की कि एक तो मरगूब साहब को याद करना हम पर एक फ़र्ज़ था, वो तो निभाने की कोशिश की, और इसके साथ साथ हमने ये भी कोशिश की कि जितनी भी यहाँ की अदबी अंजुमनें हैं, जितनी भी यहाँ की अदब और सकाफ़त के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं या इदारे हैं, उन पर एक फ़र्ज़ आयद होता है कि जिन लोगों ने अपनी तहज़ीब, अपने कल्चर, अपनी ज़ुबान के लिए काम किया है, उनको याद किया जाना चाहिए और उनके कंट्रीब्यूशन पर बहस व तमहीज़ होनी चाहिए। बारामूला की वेरवा माइग्रेंट कॉलोनी में मुकीम 150 खानदान 10 सालों से पीने के पानी से जुड़े मसाइल का सामना कर रहे हैं। कॉलोनी के मकीन PM पैकेज के तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमों में बरसरकार हैं, ताहम सिविल इंतजामिया इन माइग्रेंट पंडितों के मुख्तलिफ मसाइल का हल निकालने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हम आपको बता दें कि यहाँ जल शक्ति डिपार्टमेंट ने 2 साल कबल फिल्ट्रेशन प्लांट, ओवरहेड टैंक नस्ब करने का काम शुरू किया था। ये काम 90% मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन कुछ नामालूम वजूहात और मसाइल की बिना पर मुतल्लका महकमा और रिलीफ डिपार्टमेंट ने यहाँ पर तामीराती काम रोक रखे हैं। कॉलोनी के रिहायशियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इनको दरपेश मसाइल को संजीदगी से हल करे ताकि वो राहत की सांस ले सकें। महकमा जल शक्ति के एक ओहदेदार ने बताया कि रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से फंड्स की अदम फराहमी के नतीजे में ये काम रुका पड़ा है। रिलीफ डिपार्टमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए अभी तक सिर्फ 1/3 रकम मुख्तस की है। पानी की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। पिछले 10 साल से हम गवर्नमेंट को गुजारिश कर रहे हैं
कि पीने का पानी ठीक नहीं है, पीने का पानी नहीं है यहाँ पे। हम लोग पीने का पानी जो है वो पहाड़ से, यहाँ काफ़ी दूर है वो पहाड़, माँ बहन हमारी जाती है या बच्चे जाते हैं उधर तक, वहाँ माइनिंग चलती है, कभी किसी का कुछ इंजर्ड हो जाते हैं। वाटर सप्लाई फ़िल्टर प्लांट बनाया था, तो वो भी करीब मेरे ख्याल से 2 साल से वो बनाया है, लेकिन बंद पड़ा है। 2010 से हम लोग रह रहे हैं इस कॉलोनी में, लेकिन 2010 से लेकर आज तक गवर्नमेंट ऑफ J&K है, यहाँ जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, कई बार हम गए हैं इनको कि हमें यहाँ जी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीजिएगा, लेकिन आज तक कोई बेसिक फैसिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड नहीं। कोविड से मुतासर बच्चों और कोविड के नतीजे में अपने माँ बाप खो देने वाले बच्चों के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन एम्पावरमेंट फंड शुरू कर दिया गया है। हुकूमत ने कहा कि वो कोविड के नतीजे में अपने माँ बाप खो देने वाले बच्चों के साथ खड़ी है। ऐसे बच्चों की मुफ्त तालीम का सरकारी सतह पर नज़्म किया जाएगा। 18 साल होने पर ऐसे बच्चों को माहाना स्टाइफंड मिलेगा और 23 साल के हो जाने पर ऐसे बच्चों को 10 लाख रुपए फंड मिलेगा। डॉक्टर फॉर यू नामी रजाकार तंजीम की जानिब से पुलवामा के मुख्तलिफ देहात में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जा रही है। रजाकार तंजीम के अहलकार कोरोना के इस दौर में इंतजामिया के साथ मिलकर जिला पुलवामा के मुख्तलिफ देहातों में लोगों को कोविड वैक्सीन के मुतालिक सही जानकारी फराहम कर रहे हैं। गुज़श्ता कुछ रोज से कोविड वैक्सीन के बारे में सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैल रही थीं, जिस पर डॉक्टर फॉर यू नामी रजाकार तंजीम घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन देने के साथ साथ सही जानकारी भी दे रही है। वो बेबुनियाद है, उनकी कोई बुनियाद ही नहीं है, वो ऐसी ही है जैसे कि बाकी अफवाहें उड़ती रहती है। उनको इस बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए, इन अफवाहों में नहीं आना चाहिए। अभी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और ये हर किसी को लेना ही पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करेगी कोविड-19 वायरस के खिलाफ। अगमना कुंजर का पीर मोहल्ला गुज़श्ता कई बरसों से पीने के पानी से महरूम है। अगमना के लोगों ने महकमे जल शक्ति पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें कई बरस पहले मुतल्लका महकमे ने पाइप फराहम किया था, जो आज तक मुकम्मल तौर पर नहीं बिछाया गया, बल्कि दीगर पाइप एक रिहायशी मकान के सहन में आज तक रखे हुए हैं। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इनमें से अभी कुछ पाइप को चुरा लिया गया है। अगमना के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि इलाके में जल्द पीने का पानी फराहम किया जाए। सालों से पानी से महरूम है, चूंकि पिछले साल कुछ पाइपें बिछाई गई थी डिपार्टमेंट की वजह से, लेकिन वो कम पड़ गई थी। लेकिन फिर हम महल्ले वाले गए और उन्होंने कुछ और पाइपें सेंक्शन कराई, जो कि वो डिपार्टमेंट ने सेंक्शन भी की और वो किसी घर वाले के आंगन में डंप की गई थी और उसमें कुछ पाइपें अब गायब भी होगी, लेकिन वो वहाँ की वैसी ही रखी है। फॉर्चुनेटली अभी तक इसका कोई ये सोल्यूशन हमें नहीं दिया गया। जो पाइपें हैं 6 महीने से कुछ पाइपें उधर रखी हैं, तकरीबन 20-30 पाइपें, लेकिन उन्हें बिछाई नहीं है। लेकिन आज तक हम इंतजार कर रहे थे कि वो पाइपें बिछाए, लेकिन वो कह रहे थे आप खुद करो, जबकि जल शक्ति जो ये वजीर आजम की प्रोग्राम जो है इसके तहत हम भी आते हैं, हम भी इंडिया में रहते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। के लिए अगमना मोहल्ला ऑलमोस्ट 15 to 20 हाउस होल्ड्स पे डिपेंड है। उसके लिए हमने पाइप भेजी थी, जो ऑलरेडी हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टेज कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लोज हो गया था, क्योंकि उनको पानी की प्रॉब्लम थी। हमने इस बिना पे उनको हमने पाइप इशू की। हम उस वक्त तो काम नहीं कर सके, क्योंकि हमारा जो स्टेज वाला कॉन्ट्रैक्ट जिसमें काम हमने करना था वो ऑलरेडी क्लोज हुआ था कि मार्च की बात है। इसके बाद हमने स्टेज का कॉन्ट्रैक्ट डाला है, उसमें हमें अलॉटमेंट हुई है। पिछले ही हफ्ते उसका LOI लेटर ऑफ इंटेंट हमें वसूल हुआ है। हम उनके साथ कांटेक्ट में है, उनको हमने बोला है कि विदिन वीक्स टाइम में हमें काम कर लेंगे। बेरवा के उटली गांव में तहसीलदार बेरवा डॉक्टर हारून रशीद ने इलाके का दौरा किया। उटली गांव में बेशतर कोविड पॉजिटिव मामलात को देखते हुए इंतजामिया ने कंटेनमेंट जोन करार दिया। तहसीलदार ने इलाके का दौरा करके यहां लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। तहसीलदारों ने लोगों को टीका लगाने के लिए इतला दी। तहसीलदार ने कई दुकानों को यहां सील भी किया। तहसीलदार ने दीगर इलाकों में भी कोविड की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद किया। मिली थी, हमारा एक कंटेनमेंट जोन है उटली गांव का, तो वहाँ पर हम गए, मैं और SHO साहब इकट्ठे गए। वहाँ पर लोगों से गुजारिश की कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन कराएं अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर पर जाकर,
تو لیکن لگتا ہے کہ لوگوں کو بار بار التماس کرتے ہیں کہ آپ یہ ویکسینیشن کرائیں، لیکن لوگ ریلکٹنٹ ہیں. یہی گزارش رہے گی ہماری ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ وہ جلد سے جلد اپنا ویکسینیشن کرا کے پھر وہ سیف رہیں گے. جب وہ سیف رہیں گے تو سبھی سیف رہیں گے. دکانیں انہوں نے اپنی کھلی رکھی تھی، تو اس وقت میں ہم نے پھر ان پر جرمانہ بھی عائد کیا، اور اگر وہ دوبارہ پائے جاتے ہیں کہ وائلیشن کرتے ہوئے تو پھر ہم باضابطہ ان پر ایف آئی آر. میونسپل کمیٹی اونتی پورہ میں کام کر رہے ملازمین نے آج کمیٹی کے احاطے میں ایک پرامن احتجاج کیا. ان ملازمین کا کہنا ہے کہ کمیٹی کے ایک کاؤنسلر فاروق احمد ملازمین کے ساتھ آئے دن بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، ساتھ ہی لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کو تعمیرات کھڑی کرنے کی خود اجازت دیتا ہے، جس پر ایک ملازم نے ان پر اعتراض کیا، جس پر انہوں نے ملازم کے خلاف ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا. 5/2021 ہم ملازم یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ایلیگل کنسٹرکشن چل رہی تھی بہو میں، تو ہم نے وہاں پہ اس کا سٹاپ کر دیا ہمارے امپلائیز نے. پھر بعد میں سامان بھی وہاں سے سیز کر دیا. بعد میں 27 تاریخ کو یہ آگے کونسلر صاحب اور دوسرے کونسلر اس کے ایک ساتھ تھے، فاروق احمد وانی، یہ وارڈ نمبر 2 کے ہیں. انہوں نے پھر ہمارے جو بلڈنگ انسپیکٹر ہیں ان کو بولا کہ اس کو سامان دے دو، اس کو کچھ دے دو. اس کا سامان بھی ریلیز کر دیا اور اس کو کنسٹرکشن الاؤ کر دی. کرگل میں لداخ پہاڑی کونسل کے چیئرمین فیروز احمد خان اور ڈی سی سنتوش سکھدیو نے کرگل کے تمام محکموں کی میٹنگ لی. اس دوران سال 2021 اور 22 کے لیے سبسڈی کمپوننٹس کے ایک ایکشن پلان کو قطع دینے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. کونسل سیکریٹریٹ ہال میں یہ اجلاس منعقد ہوا. سوشل ویلفیئر کے کونسلر آغا سید حسن ارمان موسوی اور دیگر متعلقین بھی یہاں شریک تھے. چیف ایگزیکٹو آفیسر فیروز خان نے کہا کہ اسکیم سے معیشت کو فروغ ملے گا. اسکیم کے تحت لداخ یوٹی انتظامیہ نے کرگل کو 25 کروڑ روپے فراہم کیے ہیں. پہاڑی کونسل کے چیف ایگزیکٹو کونسلر نے کووڈ اسپتال کو آکسیجن کنسنٹریٹرز فراہم کیے. سیو دا چلڈرن نامی غیر سرکاری تنظیم نے 10 آکسیجن کنسنٹریٹر دستیاب کرائے ہیں. اس موقع پر تنظیم کے پروگرام آفیسر محمد شریف بٹ کے ساتھ حاضرین نے اظہار تشکر کیا. موجودہ کووڈ حالات تنظیم کی طرف سے یہ مدد کافی مفید ثابت ہوگی. کرگل انتظامیہ اور پہاڑی کونسل کے عہدیداران اس موقع پر موجود رہے. کہ ہم پورے کونسل اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سب بہت ہی مشکور ہیں کہ انہوں نے اس کے پینڈیمک میں ہمیں یہ 10 کنسنٹریٹر اس وقت ہمیں دیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ فیوچر میں بھی پورا ہمارا اس پینڈیمک میں ہمارا پورا سپورٹ کریں گے. صرف پینڈیمک میں نہیں کریں گے بلکہ اور بھی ادر چلڈرن سے ریلیٹڈ جو بھی بچوں کے ریلیٹڈ ہیں. ابھی جو اس پینڈیمک کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے ہمارے بچے. ڈائریکٹر رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کشمیر طارق احمد زرگر نے منریگا کے تمام مزدوروں کی اجرت کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ افسران کو سخت ہدایات جاری کی ہے. ڈاک بنگلہ بارہمولہ میں ایک میٹنگ کی صدارت کے دوران انہوں نے کہا کہ مزدوروں کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اس موقع پر متعلقہ حکام نے ان کے سامنے دیگر ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ پیش کیا. وادی میں پچھلے 1 مہینے سے لاک ڈاؤن جاری ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے تجارت پیشہ افراد، ٹرانسپورٹرز اور دکاندار بری طرح متاثر ہوئے ہیں. ترال میں سٹیزنز کونسل کے چیئرمین فاروق احمد ترالی نے حکومت سے مانگ کی ہے کہ اب لاک ڈاؤن کو مرحلہ وار طریقوں سے کھولا جائے تاکہ لوگ دوبارہ اپنی کاروباری سرگرمیاں شروع کر سکیں. 1 مہینے میں تجارتی پیشے سے وابستہ لوگ، ٹرانسپورٹر وغیرہ بہت بری طرح متاثر ہوئے. ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو برقرار رکھتے ہوئے ان دہاڑی پہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے کچھ سہولیات دی جائیں. ڈسٹرکٹ گاندربل میں ناراناگ گاؤں کے لوگوں کو بجلی کے ناقص انفراسٹرکچر کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگرچہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے تاہم حکومت کی عدم توجہی کا شکار ہے. متعلقہ محکمے نے گزشتہ 3 دہائیوں سے کبھی بھی بجلی کے کھمبوں اور تاروں کو تبدیل کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی. لوگوں نے بتایا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے محکمہ اور ضلع انتظامیہ سے کئی بار درخواست کی گئی لیکن اس جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی. اس دوران نیوز 18 نے متعلقہ عہدیداروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی اس بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھا. لوگوں نے LG انتظامیہ سے معاملے میں مداخلت کی اپیل کی ہے. پاور کا بہت پرابلم ہے. آج کتنے سال ہو گیا، 20 سال ہو گیا. ہم کہتے ہیں ہمیں پاور کا تار ٹھیک کر کے دو،
ये सिंगल तार लगाई है, वो कंडे वाली तार, तो बच्चों को बहुत खतरा है, माल को खतरा है। हम खुद ही इसको ठीक करते हैं, लेकिन पावर वाले आते हैं लेकिन देखते हैं तो चलते हैं, कैसे अभी पोल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कोई नहीं दिया। पावर नहीं है, तार नहीं मिलते, किले नहीं है, हमेशा बोलते हैं तो कोई नहीं है, वो महसूस जानते ही नहीं है। माल मवेशी है, छोटे बच्चे, औरतें, कोई मार जाए तो फिर क्या है, देखे नहीं है। 10-20 साल हो गया, यही हमको परेशानी है। आज पहली बार जिला डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में ऑक्सीजन प्लांट का एक यूनिट कायम किया गया और ये यूनिट पूरी तरह से काम कर रही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में लगभग 4 यूनिट कायम की जाएंगी, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज सिर्फ 1 यूनिट है। आज इसी ऑक्सीजन प्लांट से मुस्बत मरीजों को ऑक्सीजन दी गई थी। लगने वाले हैं, जिसमें से 1 यूनिट जो है वो हमने जोड़ दिया कल, और उसको एक किस्म का उसके थ्रू हमने ऑक्सीजन को पहुंचाना शुरू कर दिया। अभी हम उसकी प्योरिटी और उसके फ्लो को देख रहे हैं, और अभी तक मुझे बताने में जो बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि जो प्योरिटी है और फ्लो है जो वो मेंटेन है, और कल से हमने सभी पेशेंट्स को जो है वो उस पे प्लांट पे डाल दिया हुआ है, और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम सप्लीमेंट करते हैं, जो अब मैनीफोल्ड है। कस्बा पुलवामा के कुछ हिस्सों में आज उस वक्त पीने के पानी की सप्लाई मुतासर हुई जब जल शक्ति सब डिवीजन ऑफिस पुलवामा के नजदीक बहने वाले नाले में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जल शक्ति सब डिवीजन के नजदीक नाले पर नाजायज कब्जा होने के सबब पानी की निकासी नहीं हो सकी, जिससे जल शक्ति महकमे का सब डिवीजन और मैकेनिकल पंप स्टेशन जेर आब आ गया, जिससे मैकेनिकल डिवीजन का पंप मुतासर हो गया, जिसकी वजह से कस्बा पुलवामा के मुतादिद इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई मुतासर हुई है। हंदवाड़ा पुलिस ने आज बलगाम हंदवाड़ा में एक रजाकार तंजीम के साथ कोविड और टीकाकारी से मुताल्लिक एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर कई लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। बलगाम अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शौकत अहमद मीर ने टीकाकारी के मुताल्लिक आवाम को जानकारी फराहम की। इस मौके पर स्टेशन अफसर इफ्तिखार अहमद और दीगर लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। फौज के जवानों ने आज जिला राजौरी के नौशेरा में उन पुलिस एहलकारों में खाने पीने की अशिया तकसीम की जिन्होंने कोरोना वबा के दौरान बहुस्न खूबी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दिया। लोगों ने फौज के इमदादी काम की भरपूर तारीफ की।